Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today, we will start a new chapter, Our Nearest Neighbor in Space. So, let's start the topic. The moon is our nearest neighbor in space. Moon स्पेस में हमारा सबसे क्लोज नेबर है. In 1969, this huge natural satellite of the Earth became the first object in a space to be visited by human beings. 1969 में ये जो बड़ा सा नेचुरल सैटेलाइट है ये वो पहला ऑब्जेक्ट बना जिस पर ह्यूमंस ने विजिट किया यानी ह्यूमंस गए थे. व्हाट इज़ सैटेलाइट स्टूडेंट्स? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट के चारों ओर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं यानी चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं. सो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर्स है. मून में खुद की लाइट नहीं होती है. इट वर्क्स लाइक अ जायंट मिरर. ये एक बहुत बड़े मिरर की तरह काम करता है. ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है यानी जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तब मून शाइन करता है. नेक्स्ट इज़ द सरफेस ऑफ द मून. जब एस्ट्रोनॉमर्स मून पर गए उन्होंने मून के सरफेस को देखा तो उन्हें पता चला कि मून का सरफेस फ्लैट नहीं है. मून के सरफेस पर कहीं पर बहुत हाई माउंटेन्स पाए जाते हैं और कहीं पर बहुत बड़े होल्स पाए जाते हैं. तो ये जो होल्स पाए जाते हैं सॉसेज शेप के यानी कटोरे के शेप के इन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ मून. स्टूडेंट्स, जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है तो मून का जो फेस हमारी तरफ होता है उस पर सनलाइट नहीं पड़ती है इसीलिए हमें मून दिखाई नहीं देता है. इसे हम न्यू मून कहते हैं. उसके बाद जैसे जैसे मून का शेप बढ़ता जाता है उसे हम वैक्सिंग मून कहते हैं यानी जब मून अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट होता है और उस पर सनलाइट पड़ती है तो हमें वैक्सिंग क्रीसेंट शेप दिखाई देता है. इसके बाद जब हाफ मून हमें दिखाई देता है यानी मून के हाफ पार्ट पर सनलाइट पड़ती है और वो शाइन करता है तो उस फेज़ को हम हाफ मून कहते हैं. फिर जब हाफ से ज़्यादा पोर्शन मून का हमें दिखता है और हाफ से ज़्यादा पोर्शन पे सनलाइट पड़ती है उसे हम वैक्सिंग गिब्स कहते हैं. और जब अर्थ के एक स्ट्रेट लाइन में मून पहुंचता है जब मून पर अर्थ की पूरी सनलाइट पड़ती है तो उसे हम फुल मून कहते हैं. इसके बाद मून फिर घटने लगता है जिसे हम वेनिंग फेज़ कहते हैं. फुल मून के बाद जैसे जैसे मून घटता जाता है उसके स्टेजेस के नेम है वेनिंग गिब्स, वेनिंग हाफ एंड वेनिंग क्रीसेंट. और इसके बाद फिर न्यू मून आता है यानी मून दिखाई नहीं देता है और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है. 16 जुलाई 1969 को यूएसए ने अपोलो 11 नाम का रॉकेट लॉन्च किया है. इस रॉकेट में 3 मेंबर्स थे. फर्स्ट वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन के कमांडर थे. उनके साथ एडविन, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी थे. दे रीच्ड ऑन मून ऑन 20 जुलाई 1969 और उन्होंने मून पर उतरकर करीब 2.5 आवर तक अपना रिसर्च किया. उसके बाद वो वापस आए. 24 जुलाई 1969 को ये तीनों मेंबर्स वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए और कोलंबिया में लैंड हुए. हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम है अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. यह अर्थ के चारों ओर घूमता है. सन हमारे लिए लाइट का सोर्स है. मून के साथ अर्थ सन के अराउंड घूमती है. रेवोल्यूशन के दौरान कभी कभी सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज एन एक्लिप्स. इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में.
तो चलिए बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। किसी न्यू मून के एक स्पेशल डे पर सन, अर्थ और मून एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इससे मून की शैडो अर्थ पर गिरती है। इसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है, सोलर एक्लिप्स पर मून सन और अर्थ के बीच में आता है। द शैडो ऑफ मून कंसिस्ट ऑफ डार्कर पार्ट कॉल्ड अम्ब्रा एंड लाइटर पार्ट कॉल्ड पेनम्ब्रा। सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के गॉगल्स की जरूरत होती है, नहीं तो सन की लाइट हमारे आईज को नुकसान पहुंचा सकती है। सपोज हमने विशेष प्रकार के गॉगल्स पहने और मून की शैडो के लाइटर पार्ट से यानी पेनम्ब्रा से सोलर एक्लिप्स देखने लगे, तब हम पाएंगे कि सन पूरी तरह से मून से ढका हुआ नहीं है। इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम शैडो के डार्क हिस्से में खड़े हो जाते हैं और एक्लिप्स देखते हैं, तो हम सन को मून से पूरी तरह से ढका पाएंगे। इसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। अब चलिए बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की। किसी फुल मून की एक स्पेशल नाइट को सन, अर्थ और मून एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस तरह कि अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसे लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। जाहिर है, लूनर एक्लिप्स पर अर्थ सन और मून के बीच आती है। यदि मून अर्थ के शैडो के लाइटर पार्ट से गुजरता है यानी पेनम्ब्रा से, तो एक्लिप्स कहलाता है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। लेकिन अगर मून शैडो के डार्क पार्ट से गुजरता है, तो एक्लिप्स कहलाता है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स के दौरान मून रेड दिखाई देता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सन की लाइट अलग अलग कलर्स से बनी होती है। अर्थ की एजेस से जब सन की लाइट पास होती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स सिर्फ रेड लाइट को पास होने देते हैं। बाकी कलर्स की लाइट एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है। रेड लाइट के कारण मून रेड दिखाई देता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ एक्लिप्स। हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट पर कोई एक्लिप्स क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए क्योंकि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से टिल्टेड है यानी झुकी है। इससे अर्थ, सन और मून की सीधी रेखा में आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण न्यू मून डे पर मून की शैडो अर्थ पर नहीं गिरती, वह अर्थ के ऊपर या नीचे गिरती है। इसी प्रकार फुल मून नाइट पर अर्थ की शैडो मून पर नहीं गिरती, वह उसके ऊपर या नीचे गिरती है। इसलिए हर न्यू मून डे पर या फुल मून नाइट को एक्लिप्स नहीं होता। Next topic is tides. Tides are the daily or twice daily rise and fall of the oceans. Tides क्या है स्टूडेंट्स? ओशियंस में डेली या दिन में 2 बार आने वाले राइज और फॉल को यानी लहरें जो उठती हैं समुद्र में, उन्हें हम कहते हैं टाइड्स। टाइड्स क्यों आते हैं? टाइड्स मून और सन के वाटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उठते हैं। स्टूडेंट्स, as I have earlier told you that Earth applies gravitational force on everything. सेम उसी तरीके से मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 6 टाइम्स लेसर होता है यानी कम होता है। तो जब फुल मून निकलता है या न्यू मून निकलता है, तो वो वाटर के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वाटर में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। इन्हें हम हाई टाइड्स कहते हैं। जैसे अगर हम अर्थ पे मान लें पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, तो पॉइंट ए पर मून का सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा, क्योंकि पॉइंट ए सबसे क्लोजेस्ट है मून के। तो पॉइंट ए पर
बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें आएंगी, वाटर बहुत ऊपर तक उठेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, हाई टाइड्स कहेंगे। और पॉइंट सी पर भी मून का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा क्योंकि ये एक लाइन में है। सो सी पर भी हाई टाइड्स आएंगी। उसी जगह बी और डी पर लो टाइड्स आएंगी क्योंकि जो ए और सी का पानी उठ रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए पॉइंट बी और डी का पानी दबता है, यानी घटता है, जिसे हम लो टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्प्रिंग टाइड। जब अर्थ, मून और सन एक सीधी रो में होते हैं तो सन मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को और इंक्रीज़ करता है क्योंकि सन में भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स मिक्स होकर अर्थ पर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत हाई टाइड्स आती हैं जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब अर्थ, मून और सन एक सीधी रो में हों। सो ऐसा हर 2 वीक्स के बाद होता है जब न्यू मून और फुल मून डे होता है। नेक्स्ट इज नीप टाइड। जब मून, अर्थ और सन की पोजीशन राइट एंगल पर हो, यानी मून और सन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तब मून और सन दोनों अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर अप्लाई करते हैं। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग डायरेक्शन में होता है और सन का अलग डायरेक्शन में। इस टाइम पर दोनों ही जगह पर हाई टाइड्स आते हैं, इसे हम नीप टाइड कहते हैं। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मून से ज़्यादा होता है, इसलिए सन के साइड ज़्यादा हाई टाइड होगी और मून के साइड कम होगा। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी जैसे अर्थ सन का चक्कर लगाता है उसी तरीके से सैटेलाइट्स और मून्स प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। Thousands of artificial satellites have also been launched since 1957 for different uses. 1957 के बाद बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी मैन मेड सैटेलाइट्स को भी स्पेस में लॉन्च किया गया, जो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और हमारे बहुत सारे काम आते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक फर्स्ट। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस से क्लाउड्स की लोकेशन देखकर हमें बता सकते हैं कि आगे वेदर कैसा रहेगा। टेलीविज़न और रेडियो में जो ट्रांसमिशन होते हैं, यानी जो भी चीज़ें आप टेलीविज़न पे या रेडियो पे सुनते हैं, देखते हैं, उनको टेलीकास्ट करने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट का यूज़ करने के लिए भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ होता है। और वो ग्राउंड वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, इनका पता लगाने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा किसी भी जगह की लोकेशन या मैप बनाने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्पफुल होते हैं। 16 कंट्रीज़ ने मिलकर स्पेस में एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक स्पेस स्टेशन स्पेस में प्रेजेंट रिसर्च सेंटर है। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। ये स्पेस सूट उन्हें ब्रेथलेसनेस मतलब ऑक्सीजन की कमी से बचाता है जब वो स्पेस में होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड से या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाता है और इसके अलावा उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ उनके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। बिना स्पेस सूट के स्पेस में ट्रैवल करना या रहना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स।
राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए। ये स्पेस में 2 अप्रैल 1984 को गए और इन्होंने करीब 8 डेज तक स्पेस में रिसर्च किया। कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी जो स्पेस में गई। ये नासा में काम करती थी और अमेरिका में रहती थी, बट ये इंडियन थी। 1 फरवरी 2003 को जब ये वापस आ रही थी स्पेस से, तब ऐसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग गई और ये और इनके 7 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। सुनीता विलियम्स सेकेंड इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जो नासा में काम करते हुए स्पेस में गई। इनके नाम पर स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने का रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने कम से कम 7 बार स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक का मतलब स्पेस में ट्रैवल करना। इन्होंने लगभग 320 दिन स्पेस में बिताए हैं। That's it for today's class, students. Thank you for watching.